हमारी मौजूदगी पटना के श्रीराज ट्रस्ट हॉस्पिटल में है और हम जानेंगे, हमारे साथ डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी हैं। इनसे जानेंगे कि आज तुलसी पूजन है। तुलसी पूजन के दिन ही क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है? सर ये बताइए कि आज सबसे पहले तुलसी पूजन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। ये तुलसी पूजन के बारे में तो बता सकते हैं, क्रिसमस के बारे में मैं नहीं ज़्यादा बता पाऊँगा जी कि कब से शुरुआत हुई, लेकिन तुलसी पूजन का शुरुआत जो अनंत काल से हुआ है और इसमें तुलसी जी का जो पूजन करते हैं ये एक धार्मिक महत्व की बातें है, साथ साथ औषधीय गुणों से भी ये भरपूर है। औषधीय गुण इसमें इतना है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता है। इसे ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके साथ साथ ये रेस्पिरेटरी में बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ ये इम्यूनिटी विटिलाइजर भी है और उसके साथ साथ ये आस पड़ोस के वायु को भी शुद्ध करता है। एंटी फंगल उसमें गुण पाए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं। इस तरह से जितने भी हमारे शरीर को प्रभावित करता है उसके लिए यह पौधा जो है बहुत ही महत्व की पौधा है। इसीलिए सबसे नज़दीक अगर कोई पौधा था ह्यूमन को, माने मानव के सर नज़दीक में जो सबसे उपयोगी था तो वो तुलसी ही थी। प्रत्येक दिन उसमें जल देने और उसका एक पत्ता दो पत्ता चबा लेने से उतना ही काफ़ी था हमारे शरीर को इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। स्किन के रोगों में भी ये बहुत काम करता है, हाइयर एपिटाइजर है। इस तरह से बहुत सारा इसमें गुणों का खान कह सकते हैं इसको है। लेकिन आजकल के ये हम लोग का जो परिपाटी चली है, घर में तो आंगन रहा नहीं। जब घर में आंगन ही नहीं रहा तो उसमें से तुलसी के पौधे कहाँ आएंगे। 2 रूम का फ्लैट का कल्चर जो चला है, 2 BHK 1 BHK, तो इसमें कहाँ से रहेगा। सब लोग तो अपनी सभ्यता संस्कृति को खो कर करके और बस किसी तरह से जीवन यापन करने वाला ये बातों को जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसी के कारण बहुत सारे आज जो देख रहे हैं, घर में पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, ये सब कहीं ना कहीं हम लोग ही इसके मतलब जिम्मेदार हैं। निश्चित रूप से आज तुलसी पूजन है तो मैं जितने भी श्रोतागण हैं सभी को बधाई देता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि तुलसी एक हमारे जीवन की संगनी पेड़ है। इसको हमेशा साथ रखिए और इसके पत्तों का उपयोग कीजिए। बहुत सारे गुण हैं, अनगिनत गुण है इसमें, जिसको गिनाया नहीं जा सकता। औषधीय गुणों से भरपूर है। हर मानव को तो क्या लगता है डॉक्टर साहब कि जिस प्रकार से हमारे जो धरोहर है दिन प्रतिदिन खोते जा रहा है, उसको बचाने की आवश्यकता है? हाँ बिल्कुल, जानकारी का भी अभाव है। जानकारी भी नहीं है कि तुलसी का महत्व क्या है, तुलसी को क्यों घर में रखते हैं, ये सब महत्व की बातें जानता भी नहीं है। जानने की भी ज़रूरत है। कभी अगर ये इतना गूगल और ये सब को खोजते रहता है तो कभी तुलसी के बारे में खोल करके देखे तो उसको मतलब समझ में आएगा कि तुलसी का गुण क्या है। इस तरह से तुलसी को क्यों लोग, हमारे पूर्वज लोग क्यों घर के आंगन में लगाते थे। इसका धार्मिक के साथ साथ बोले ना कि इसका औषधीय गुणों का महत्व है। धार्मिक महत्व इसको इसलिए दे दिए कि कम से कम इसी विशेष विशेष नाम से दे देते हैं तो इसको कोई संरक्षित करेगा, कोई इसको तोड़ेगा नहीं, कोई इसको बर्बाद नहीं करेगा, ताकि कहीं आसानी सहजता से मिल जाएगा। इसलिए जितने भी अब धर्म के आड़ में आए, जितने भी पेड़ पौधे आए हैं उसको रखा गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ बातें छिपी हुई है। जैसे पीपल के पेड़ में जा कर करके जल देना, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक दिन वहाँ जाने से कम नेसेंट ऑक्सीजन तो उसको मिलेगा उतने देर तक के लिए। ये सब बातें थी। तो जितने भी पौधे को हम लोग लाए हैं उसमें से औषधीय गुणों का ये तुलसी जो है ये सबसे बड़ा औषधीय गुण है। और आज उसका महत्व इसलिए बढ़ जाती है कि आज उसका पूजन है। सभी को छोटे से गुड़ के साथ मिश्री खाने का ये प्रथा था, जिससे क्या होता है कि सर्दी वगैरह सब ठीक हो जाता था। गुड़ खा कर करके और तुलसी का 2 पत्ता चबाने से सर्दी ठीक हो जाती थी। अब हम लोग को आज से शुरू कर देते थे और खाते रहते थे तो उनको सर्दी का प्रकोप बहुत नहीं झेलना पड़ता था।
क्योंकि अभी का जो सर्दी होती है बहुत कपकपाती सर्दी होती थी, तो तुलसी उसमें बहुत बड़ा काम करता था। उसके बाद फिर हम लोग तिल खाते थे। इस तरह के जितने भी हम लोग का जो परंपरा था उसको धरोहर के समान रखने की ज़रूरत है, उसको भटकने की ज़रूरत नहीं, पश्चात सभ्यता में बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रबड़ का पेड़ को आप पूजा कर कर के क्या कीजिएगा? उसमें से कोई गुण है? रबड़ के पेड़ में कोई गुण होता है? इस तरह से तुलसी पूजन होना चाहिए और अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए कि तुलसी का पूजन आज कीजिए। तुलसी का पेड़ है जो कितने महत्व का पेड़ है। इस तरह से मैं आप सभी तमाम श्रोतागण को भी बताता हूँ और कहता हूँ कि तुलसी की जयंती आज मनाएं, तुलसी का पेड़ का संवर्धन करें, उसका पोषण करें और उसका उपयोग करें, अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सर एक और सवाल है आपसे चलते चलते कि आप डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी हैं, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कौन कौन से पौधे लगाना चाहिए जो कि लाभकारी है। देखिए, पौधे को 3 तरह से बाँटे जाते हैं। एक होता है उपयोगी, एक होता है आर्थिक उपयोगी और एक होता है पर्यावरण उपयोगी। उपयोगी मतलब हुआ कि फल वाला जो हुआ उपयोगी हुआ, फल दे रहा है, ये उपयोगी हुआ। उसके बाद हुआ आर्थिक उपयोगी, कुछ लोग कि मैं पेड़ लगा देता है उसमें से पैसे आएँगे, तो उस तरह के भी बहुत सारे पेड़ हैं जैसे महोगनी है, फिर रक्तचंदन है, फिर महोगनी के साथ साथ ये एक सागवान है। इस तरह से ये जो हुआ आर्थिक महत्व के पेड़, शीशम हुआ, ये सब जो हुआ आर्थिक महत्व का पेड़ हुआ। उसके बाद पर्यावरण महत्व का पेड़, पर्यावरण महत्व का पेड़ में जैसे होता है पीपल होता है, बरगद होता है, ये नीम होते हैं, ये सब होते हैं। इसको भी 2 भाग में बांट सकते हैं, औषधीय पौधे और पर्यावरणीय पौधे। तो औषधीय पौधे में जैसे नीम का औषधीय गुण बहुत है, उस तरह से पाकड़ है, उसके साथ फिर कदम का पेड़ है। इस तरह से बहुत सारे पेड़ हैं जो हम आजकल अपने जाने अनजाने में उसको संरक्षित नहीं कर रहे हैं। अगर पेड़ एक तो जंगल कटते जा रहे हैं लगातार और उसके सापेक्षाकृत हम लगा नहीं रहे हैं। ये सब जो पटना का आप देख लीजिए, तो पटना का देखिए वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि पता नहीं ये कहाँ तक जा कर के रुकेगी। सरकार भी जो इसके लिए नगर निगम है, वो गहरी नींद में सो रहा है। पटना त्राहिमाम कर रहा है, कराह रहा है और सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। एक दिन रहने लायक भी पटना नहीं बचेगा, अगर आज ही नहीं सजग हुए तो। तो निश्चित रूप से मैं आज से जहाँ तक कि वायु प्रदूषण की बात आप कर रहे हैं, दिल्ली से भी धीरे-धीरे हम लोग आगे निकलते जा रहे हैं पटना। और ऐसे में क्या लगता है जो सरकार को, आम जनों को जो ध्यान देना चाहिए, क्या कहीं न कहीं हम लोग भटक रहे हैं और सरकार भी इस पे भटक रही है? देखिए, अभी ही चल कर के आप आए होंगे, तो निश्चित रूप से आपको आने में शायद आप संज्ञान में नहीं लिए, लेकिन साँस लेने में बहुत परेशानी हो रही है, अभी ही। मीठापुर का ये इलाका है, जिसमें साँस लेने में परेशानी हो रही है और इसके साथ-साथ जब जब वाहन जो चलता है, तो अभी के जो सर्दियों में क्या होता है कि वो थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे ओस करने के कारण क्या होता है कि धूल-धुलकण जो रहते हैं, नीचे ही रह जाते हैं और उसमें मिश्रित हो जाता है। जैसे वो वाहन का धुआँ निकलना उसमें मिश्रित हो जाता है, तो इसको धुआँसा भी कह सकते हैं। धुआँ के साथ मिल जाता है, उसको ओस के साथ मिल जाता है, तो धुआँसा जैसा हो जाता है, कोहरा हो जाता है। तो इसलिए इस समय में और प्रदूषण बढ़ जाता है। तो कुछ कभी-कभी तो मैं पहल देखता हूँ कि पानी छींटने वाला आता है। एक सर रोकेंगे आपको। प्रदूषण की बात आप कर रहे हैं, प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, इसका जवाबदेही किसके ऊपर है? आम जनों के ऊपर है कि सरकार के ऊपर है? ये देखिए ये एक अहम प्रश्न है, लेकिन पहल तो कहीं से होनी चाहिए। अगर नगर निगम इसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, फिर उसके बाद साफ-सफाई का ज़िम्मेदारी तो नगर निगम की है, धुलकण ना उड़े। एक दूसरी बात जितने भी कल बन रहे हैं, विकास हो रहा है, तो उसका भी सापेक्षाकृत ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा है वन विभाग, उसको भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए कि अगर पेड़ काटते हैं, विकास के लिए पेड़ काटते हैं,
तो उससे 10 गुना पेड़ लगाना चाहिए। ऐसा कहता है कि एक पेड़ काटने के पहले 10 पेड़ लगाना चाहिए, ताकि वो उसको, अभी तो बहुत छोटे हैं, काटे हैं तो बहुत बड़ा पेड़ और छोटे पेड़ है तो इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा। तो इस तरह से उसके अपेक्षाकृत लगाते रहना चाहिए, तभी पर्यावरण ठीक होगा। किसी भी शहर की खूबसूरती बड़े-बड़े इटालिकाओं से नहीं होती है, उसकी खूबसूरती वहाँ के पेड़-पौधे से होती है, अगर उसके वायुमंडल से होती है। ये दिग्भ्रमित ना हो, वो लोग दिग्भ्रमित ना हो कि वहाँ के बड़े-बड़े अट्टालिकाएँ बना दिए, बहुत बड़े-बड़े रोड बना दिए, बहुत बड़े-बड़े अगर भवन बना दिए, तो उससे पटना का विकास हो गया। नहीं, पटना का विकास तभी होगा जब बड़े अच्छे सुंदर पेड़ होंगे, सुंदर महल के साथ-साथ सुंदर पेड़ होंगे, अच्छी चौड़ी सड़कें के साथ-साथ उसके दोनों तरफ सापेक्षाकृत बहुत घने पेड़ हों, जो उसको, जो धुआँ निकले, उसका जो धूलकण निकले उसको अवशोषित कर ले, ताकि वायुमंडल जो है, पर्यावरण जो है वो संतुलित रहे। तो एक तरफ़ा जो कहता है ना कि अगर मान लिया जाए, इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि बड़े-बड़े अट्टालिकाओं बनाते जाएँगे, रोड बनाते जाएँगे, पुल बनाते जाएँगे, तो वो एक वही होगा, इसको सीधी-सी बातों में समझिए कि एक तरफ़ा प्यार होगा। जी। एक और रोकना चाहेंगे कि जिस प्रकार से विधानसभा में आए दिन प्रतिदिन हंगामा होता है, क्या नहीं लगता है कि सरकार को, विपक्ष को खास करके प्रदूषण पे बातचीत करनी चाहिए, इस पर सरकार को घेरनी चाहिए, विपक्ष को? विपक्ष हो या पक्ष हो, विपक्ष हो या पक्ष हो, आज समय आ गया है कि निश्चित रूप से पर्यावरण और वायु प्रदूषण पर बात करनी होगी, इस पर चर्चा करनी होगी, अन्यथा पटना जो है ये विश्व पटल पर एक धब्बा के रूप में आ जाएगा। इसलिए पटना को अगर बचाना है तो निश्चित रूप से आज और अभी से बात करना, प्रदूषण पर बात करना शुरू कर दीजिए। यह आज विश्व के पटल से जाने से रोकिए। तो ये हमारे साथ थे एनपी प्रियदर्शी जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो विधानसभा में आप लोग झूठ-मूठ के होड़ हंगामा करते हैं, उसके जगह आप समाज के लिए होड़ हंगामा कीजिए। जैसे कि पटना आज गंदगी में भी नंबर 1 शहर बना हुआ है और प्रदूषण में भी नंबर 1 शहर बना हुआ है। ये सब मुद्दा उठानी चाहिए नेताओं को, इसके बजाय अनर्गल मुद्दा उठाते रहते हैं। कैमरामैन राजमणि के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 2020।